हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आए हैं केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट पर। ये वीडियो स्पेशली बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो किस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे और किस तरीके से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे घुमा के बताया गया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अधिकतर हमारे व्यूअर्स ऐसे हमको मिलते हैं कि चैनल में व्यू तो है लेकिन सब्सक्राइब करते ही नहीं है चैनल को। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फाइनल ईयर के टॉपिक वाइज वीडियोस में अपलोड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आपको जो पहला का क्वेश्चन है, Mn2+ आयन के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो ठीक Mn का जो परमाणु संख्या है वो है 25, विन्यास है आपका देख लीजिए 3d5 4s2। ठीक है, 3D श्रेणी है ये। तो इसका जो Mn2+ का जो विन्यास है वो है 3d5, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण μs = वर्गमूल n+2 bm, यानी कि बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा वर्गमूल 35, 5 और 5 7, n की जगह हम 5 रख देंगे। ठीक है, तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन हमको मिलेगा। फिर है निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस तरीके से संक्रमण तत्वों में होता है ये मैंने बताया है। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है। साल्ट में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2। ठीक है, पेडिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s0। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f14 5d9 6s1। ठीक है, इतना रहेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 का क्वेश्चन में विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे ही हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये कुछ श्रेणियाँ हैं, इसमें से 5-6 एग्जाम्पल आप कम से कम इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब बता दिया है। इसकी विशेषताएं देखिए, ईएमएफ के लिए है ना, ई सेल की गणना के लिए और इलेक्ट्रोड एनोड को पता लगाने के लिए, ये सब चीज़ मतलब इसके द्वारा किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। फिर है वर्नर का उपसह संयोजकता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो 2 संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक को सीधे लाइन से और द्वितीयक को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, खड़ी रेखा और बिंदुकित रेखा। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट हैं यहाँ पे पूरे बताए गए हैं, यहाँ तक पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें जो वर्नर के सिद्धांत है ना, उसके द्वारा कोबाल्ट संकुल में क्लोराइड आयन किस तरीके से रहता है ना, उसकी संख्या कितनी होती है, इसको यहाँ समझाया गया है। इसको पूरा नोट कीजिएगा क्योंकि हमको इसका उदाहरण भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट करना है कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड में, जहाँ पे CONH3 है ना, इसका चुंबकीय गुण भी हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिएगा। और ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो अष्टफलकीय होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें ज्यामितीय अष्टफलकीय होगी, सॉरी, है ना। और इसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हैं, आगे पीछे है। तो यहाँ पे देखिए NiCO4। ठीक है, तो इसमें देखिए Ni में 0 है, किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित करना है देख रहे हो, है ना। ये प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि डी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो युग्मित हैं। ठीक है, और इसकी संरचना जो है वो चतुष्फलकीय होगी क्योंकि 4 ही यहाँ पे देखिए CO कोबाल्ट जो है ना 4 है, तो चतुष्फलकीय ही इसका संरचना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड के बी में, जहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा के आधार पे हमको D5 बताना है। तो सबसे पहले आप ये आंसर ये बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे है ना, तो ये आपको भी लिखना है और आपको यहाँ पे D4 ये नहीं लिखना है, आपको D5 का वैल्यू बस लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ के ए में, जहाँ पे है लेंथेनाइट संकुचन क्या है। ठीक है, तो लेंथेनाइट संकुचन में देखिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है ना, जिससे तत्वों के आकार घटने लगते हैं, यही लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। ये पूरा आप लिख लीजिएगा। और इसके जो प्रभाव है ना, 3 प्रभाव मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसको भी पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर फोर्थ के बी में आते हैं लेंथेनाइट तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था। तो लेंथेनाइट का जो अधिकतर सभी तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इसके अलावा फिर ये +4 +5 ये सब ऑक्सीकरण अवस्था भी अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको आपको नोट करना है। फिर आगे बढ़ेंगे हमें फोर्थ के सी में, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम से Np Pu और Am पृथक्करण की विलायक निष्कर्षण विधि। ठीक है, इतना ही नोट करना है। और इसके बाद ये थोड़ा सा और है,
ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार धारणा क्या है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ब्रोस्टेड-लारी का थोड़ा सा सिद्धांत बता दीजिए। फिर इसके बाद संयुग्मित अम्ल क्षार इसी से जुड़ा हुआ है, इसको भी यहाँ पर आपको बताना है। और ये बस इतने में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे हमको संकुल निर्माण बताना है। ठीक है, तो संकुल निर्माण में ये नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। और इसके बाद है 5th का सी ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक। ठीक है, ये टिप्पणी है ना। तो ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक में देखिए विलायकों का सीधा वर्गीकरण बता दिया है हमने। और यहाँ तक टोटल लिख लीजिएगा। ठीक है, टिप्पणी लिखना है, थोड़ा बड़ा चाहिए रहेगा आंसर। तो देखिए टोटल 5 यूनिट के प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया है। कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को मैं एक साथ वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो नोट करते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द बाकी वीडियोस भी अपलोड होंगे। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।